जुले बच्चों, कल तक हमने किया था पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनता है, फिर हमने किया था न्यू पार्टनर को जब फर्म में एडमिट करना हो तो क्या क्या किन चीज़ों का मतलब याद हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह जब रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, उन सब को मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हमने वो सारा किया। आज हम करेंगे पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। डिसॉल्व मीन्स शट डाउन करने जा रहा है, क्लोज करने जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मैंने डेफिनेशन लिखा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज द प्रोसेस इन विच रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ऑफ फर्म्स डिसॉल्व। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो मतलब टोटली वो डिसॉल्व खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, if a relationship between all partners of firm is dissolved, then it is known as dissolution of partnership firm। जब भी जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो जब खत्म हो जाता है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन यहां पे मैं बताऊंगा आपको दो तरह के होते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये वाला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हमने पहले बहुत बार कर चुके हैं बच्चे। हमने जब रिकंस्टिट्यूशन किया था तो रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता था, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था या कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, उस समय जो भी हमारा जो पार्टनरशिप डीड होता था वो चेंज हो जाता है। जो ऑल पार्टनरशिप डीड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और नया पार्टनरशिप डीड हमें बनाना पड़ता है। उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे कि यहां हमने कब का वो किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था तब भी हमारा जो ऑल क्या पार्टनरशिप डीट होता था वो खत्म हो जाता और नया हमें बनाना पड़ता था। उसी तरह जब एडमिशन होगा कोई न्यू पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तब भी तब भी हमारा जो ऑल पार्टनरशिप डीट होता है वो खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाता है। मगर हमारे यहां पे क्या होता है, मगर जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो कंटिन्यूसली चलते जाता है। ठीक है, सिर्फ रिलेशन में चेंजेस आता है, पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। उसी तरह कोई डेथ होता हो या रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट हो गया, उसी तरह डेथ हो गया, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जब भी ऐसे चेंजेस होता है, रिलेशनशिप में चेंजेस होता है, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप यहां पे आइए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो हमारे जो बिजनेस होता है वो टोटली खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो कब होता है, बिजनेस ऑफ द फर्म डिसकंटिन्यूड, दैट इज क्लोज हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। अक्सर पेपर में आता है, एक या दो क्वेश्चन का ये ऐसे पूछा जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म मीन्स टोटली क्लोज हो जाना, बिजनेस को बंद करना। ठीक है, तो जब बिजनेस बंद होता है तो जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, उनको भी हमें खत्म करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। जो भी मतलब एसेट्स होगा उसको हम बेच देते हैं, उसी तरह जितने भी लायबिलिटीज होगा उसको हम पेमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ उससे पहले मैं आपको बताऊंगा डिसोल्यूशन किस किस वजह से, मतलब किन रीजनों से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम करेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो किन कारण से वो डिसॉल्व होता है, तो मैंने यहां पे लिखा है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हम कहते हैं। नंबर 1,
म्यूचुअल एग्रीमेंट, बच्चों आपको याद होगा जब हमने पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था शुरू में, पार्टनरशिप फॉर्म मतलब फॉर्म किया था, एस्टेब्लिश किया था, पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट से ही बनता है, आपको पता है। पार्टनरशिप इज द रिजॉल्व एग्रीमेंट, आपको पता है। आप हम जब यहाँ पे डिजोल्व की बात करते हैं तो जब मतलब उसमें जितने भी मेंबर्स हो या पार्टनर्स होते हैं, अगर वो लोग चाहे फॉर्म को डिजोल्व करना चाहे तो एग्रीमेंट से ही उस फॉर्म को डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है मतलब जितने भी मेंबर्स होते हो उनका जो सभी का कंसेंट के वजह मतलब से ये फॉर्म को डिजोल्व किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी मींस फॉर्म को बंद करना ही करना है, किसी हाल में फॉर्म को बंद करना ही करना है। तो वो कब होता है? जब मतलब पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। इंसॉल्वेंट मींस जो भी इनका लायबिलिटी होता है उनको पे नहीं कर सकता है, दे आर अनएबल टू पे द लायबिलिटी, जो डेट होता है उसको पे नहीं कर पा रहा है, इस वजह से भी फॉर्म डिसॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट या हम इसको बैंकरप्ट भी कहते हैं, बैंकरप्ट मींस जो कर्ज में डूब जाना, जो लायबिलिटी पे नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह बिजनेस बिकम अनलॉफुल बन जाता है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री होगा, वो कोई मतलब मैन्युफैक्चर करता है, मान लीजिए कोई प्लास्टिक इंडस्ट्री होगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री मतलब जितने भी वहां पे जो इन्वायरमेंट होता है जहां पे वो इंडस्ट्री सेटअप किया हुआ है, उन मतलब इन्वायरमेंट को पूरा पॉल्यूट करता है, लोगों को वहां रहना मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से भी वो फॉर्म क्लोज होता है, तो उसको हम कहेंगे कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे बाय नोटिस in case of पार्टनरशिप एट विल, ठीक है बच्चों। आप मान लो 2-3 पार्टनर्स होते हैं फॉर्म में, कोई पार्टनर नोटिस दे देता है हम इस फॉर्म को क्लोज करेंगे, हो सकता है उसका जो फॉर्म पहले तो इन्होंने बनाया, आप उस फॉर्म में उसका इंटरेस्ट ना हो या वो मतलब ठीक नहीं रहता हो, कुछ भी हो सकता है वजह, इस वजह से भी मतलब पार्टनर कोई पार्टनर नोटिस दे के भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। यह था तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट मीन्स कोई घटना घट जाता है। मान लीजिए कोई पार्टनर होगा, 2 पार्टनर है, मान लीजिए 2 पार्टनर है, एक डेथ हो जाता है, तो पार्टनरशिप में तो कम से कम 2 पार्टनर तो जरूरी होता है। जब एक मतलब पहला वाला पार्टनर डेथ हो जाता है, दूसरा वो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाता, एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, उसी तरह डेथ होगी, उसी तरह मान लो कोई पार्टनर मतलब ये कुछ सालों के लिए भी पार्टनरशिप फॉर्म करता है, मान लो 2 साल 3 साल, जैसे इसका कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन ऑफ या प्रोजेक्ट या कोई टास्क होगा, कोई काम करना होगा, मान लीजिए जैसे वो काम पूरा हो जाता है, मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना हो या कोई बिल्डिंग बनाना हो या कुछ भी और कोई काम करना हो, जैसे वो टास्क पूरा हो जाता है तो जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, ठीक है। मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना भी उन्होंने जो पार्टनरशिप डीड बनाया पहले, जितने साल के लिए बनाया, जैसे वो टाइम पूरा हो जाता है तो तब भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह लास्ट बच्चों 5th पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
अब कई बार क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर पास करता है उस फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए। वो कब डिसॉल्व करता है, फॉर्म ऑर्डर कब पास करता है, जब भी कोई पार्टनर होंगे वो अनसाउंड माइंड हो जाए, वो मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, जैसे ये हो गया अनसाउंड माइंड, मेंटली वो बैलेंस मतलब ठीक नहीं रहता, अनफिट रहता है, तब भी फॉर्म ऑर्डर इश्यू करता है और फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। उसी तरह जो फॉर्म होता है कंटिन्यूसली वो उसका जो फॉर्म जो है लॉस में चला जाता है, तब भी कोर्ट ऑर्डर इश्यू करता है उस फॉर्म को बंद करने के लिए। ठीक है, उसी तरह हो गया परमानेंटली इनकेपेबल। परमानेंटली इनकेपेबल मीन्स कोई पार्टनर होगा वो फिजिकली ठीक नहीं हो, अनफिट हो, वो बिजनेस को कैरी नहीं कर सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता, कोई मतलब उसको एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो, उसका पैर ठीक नहीं हो, मतलब नहीं होगा, वो हाथ ठीक नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, उस वजह से भी मतलब कोर्ट मतलब ये ऑर्डर इश्यू कर सकता है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तो ये तो तब बच्चों मतलब किस किस रीजन से फॉर्म डिसॉल्व होता है। अब जब फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हमें पता है मतलब पार्टनरशिप में कुछ अकाउंट्स होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, उसको भी हमें शार्ट मतलब क्लोज करना पड़ता है। तो हम करेंगे अभी अकाउंटिंग और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब ये जो जितने भी अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसको हम कैसे सेटल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हम फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे तो फॉर्म में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होता है उसको भी हमें खत्म करना होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर्म का जो अकाउंट्स और बुक है उसको हमने क्लियर करना है, खत्म करना है। ठीक है, उसको अकाउंट को हमने सेटल करना है। आपको याद होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया होगा बच्चे, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरा यहां लिखने का मतलब ये है जब हम फॉर्म को डिसॉल्व खत्म करने जा रहा है तो हमारे पास जितने भी एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा या कैपिटल होगा, इन सब को हमने खत्म करना है। ठीक है, एसेट्स को भी हमने जीरो बनाना है, लायबिलिटीज को भी हमने खत्म करना है और कैपिटल को भी खत्म करना है। ठीक है, तो ये कैसे खत्म होगा, इसका कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करना होता है। सबसे पहले मतलब कोई पार्टनर बोले कि सबसे कैपिटल तो पार्टनर पैसा लगाता है, अपना पैसा कहां मिलेगा जब तक हम इस लायबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, जो बाहर से हमने कोई पैसा लाया होगा, जब तक हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए जब लायबिलिटी को हम कब मतलब पेमेंट कर सकता है, जब हमारे पास कैश होगा। कैश कब आएंगे, जब हम इस एसेट्स को हम बेचेंगे। एसेट्स को बेचने के बाद जितना भी हमारे पास कैश आएगा, उसी कैश से हम इस लायबिलिटी को भी खत्म कर सकता है। उसी तरह कैपिटल होता है, इंटरनल लायबिलिटी है, उसको पहले तो ये वाला लायबिलिटी एक्सटर्नल है, जो आउटसाइड से हमने जितने भी पैसा लाया ये वाला लायबिलिटी है। पहले तो सबसे पहले इस लायबिलिटी को हमने खत्म करना है, उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो ये कैपिटल को हम खत्म करेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज को। तो एसेट को हम कैसे बेचेंगे, आप बच्चों देखो जब हम एसेट को बेचेगा तो एसेट को हम रिलाइज करेंगे, रिलाइज या मान लीजिए सोल्ड, बेचेंगे SOLD। ठीक है, जब हम एसेट को बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कैश आएगा, कैश या बैंक, पैसा बैंक में भी आ सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर्स जो यहां से एसिड होता है, फर्म का एसिड होता है, वो ले जाता है, पार्टनर्स ले जाता है, मतलब उनको कोई काम का होगा जो भी उसको चाहिए तो कौन ले जाता है, पार्टनर्स ले जाता है, कोई पार्टनर ले जाता है। जब पार्टनर लेगा तो पार्टनर से भी हमें पैसा आएगा। ठीक है बच्चों, आप हमने एसेट्स को तो हमने सेल कर लिया, हमारे पास पैसा भी आ गया। अब हमने जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बाहर से हमने लाया है, आउटसाइड लायबिलिटीज हम इसको कहते हैं,
आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या क्या होता है आपको पता होगा। क्रेडिटर्स होगा, उसी तरह बैंक लोन, बैंक से कोई लोन लाया हो तो, या हो सकता है बिल्स पेएबल, उसी तरह हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या हो सकता है जो पार्टनर्स होता है उसका कोई फ्रेंड से लाया हो, उसका कोई रिलेटिव से लाया हो बाहर से, मेरा कहने का मतलब बाहर से हो सकता है कोई उसका रिलेटिव से कोई लोन लाया हो। इन सब को हमने सबसे पहले जो पैसा आएगा एसेट बेचने के बाद इनको हमने खत्म करना है, पेमेंट करना है। अब इनको आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा अब हम इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां पे कोई पार्टनर से लोन लाया होगा, उसको पहले हम मतलब पे करेंगे। पार्टनर लोन, उसी तरह हो गया कैपिटल भी फार्म के लिए, कैपिटल भी लायबिलिटी है, फार्म और पार्टनर तो अलग है, ठीक है ना। कैपिटल को पे करेगा, उसके बाद रिजर्व होगा, कहीं रिजर्व होगा तो रिजर्व को भी हम खत्म करते हैं, रिजर्व। उसी तरह हो गया कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, कोई प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो भी हम बांटते हैं। आप जब लास्ट में इन सब को पेमेंट करने के बाद तब भी कोई कुछ पैसा बचता है तो उस पैसे को पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये तो था बच्चों मतलब एक सीरीज, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमें फर्म को किस तरह सेटल करना है। तो मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जब हम फर्म को बंद करेंगे तो हमें कुछ अकाउंटिंग मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ अकाउंट बनाना पड़ता है हमें, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद बच्चों जब फर्म डिसॉल्व होगा तो हमें कुछ अकाउंट बनाना पड़ता है। वो क्या कौन कौन से अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैंक अकाउंट। और कई बार जब हम पार्टनर से कोई लोन लेके आता है तो उस समय और एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसको हम कहेंगे पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने पहले भी किया था, जब हमने एडमिशन किया तब भी हमने बनाया, जब रिटायरमेंट होता था कोई पार्टनर तब भी हमने बनाया, जब डेथ होता था तब भी बनाया, ये तो आपको ठीक से पता होगा, ठीक है। उसी तरह बैंक अकाउंट में जब आपको क्वेश्चन में बनाऊंगा आपको ऐसे आपको पता चल जाएगा ये दोनों, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हम फर्म, मैंने पहले भी बताया, जब भी हम कोई फर्म डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं तो फर्म में जितने भी एसेट्स होगा उसको हम सेल करते हैं, उसी तरह जितने भी लायबिलिटीज होगा उसको हम पे करते हैं, ठीक है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब बनाने का मकसद, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एसेट्स को सेल करने के बाद, उसी तरह लायबिलिटीज को पे करने के बाद कुछ भी हमें नफा नुकसान आता है या प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, उसको पता करने के लिए हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाता है। बच्चे आप बोलेंगे ये रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को बेचने के लिए या लायबिलिटी को पे करने के लिए बनाते हैं, आप अगर बोलेंगे तो ये गलत है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ हमें ये एसेट और लायबिलिटीज को खत्म करने के बाद जो भी हमें या नफा नुकसान या प्रॉफिट या लॉस आता है उसको पता करने के लिए हम बनाती है। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चार्ट बना के लाया, मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कौन कौन से साइट्स होता है, मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो बच्चों
मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के लाया है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दो साइड्स होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल्स पता होगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो मेरा कहने का मतलब है जितना भी खर्चा मतलब ये पेमेंट करेंगे या लॉस होगा तो यहां पे आएगा। माइनस भी कर देता हूं आपको याद रहने के लिए। उसी तरह यहां पे कोई गेन होगा या प्रॉफिट आएगा तो प्लस, याद रहने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने फर्म को डिसॉल्व करना है तो फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसको हमने खत्म करना है, क्लोज करना है। तो हमारे पास बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट और लायबिलिटीज होगा उसको हमने खत्म करना है। तो जितने भी एसेट्स होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो सारा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सारा ये जो मैंने यहां पे कुछ एसेट्स का नाम लिखा हुआ है वो जो फर्म का जो मतलब बैलेंस शीट में जो होगा वो मैंने मतलब ऐसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। मतलब जितने भी एसेट होगा ऐसे वही एसेट्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जिससे हमें कुछ पैसा मिलेगा, जिससे हमें जिसको हम बेच सकते हैं, जिससे हमें कुछ पैसा आएगा। मतलब जिससे पैसा नहीं आएगा वो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं। मान लो जैसे हो गया कैश, हो गया कैश तो ऑलरेडी कैश ही है, कैश को हम कैसे बेच सकते हैं। उसी तरह बैंक हो गया, बैंक भी नहीं आएगा, बैंक भी कैश ही है। ठीक है, उसी तरह कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा या जो भी रिजर्व होगा वो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, आपको पहले से ही पता है। उसी तरह इस साइड हो गया लायबिलिटी साइड में जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होगा वो सब उठा के हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमने अकाउंट बुक्स को क्लोज करना इसलिए हमें यहाँ पे सारा ट्रांसफर करेंगे। जैसे हो गया क्रेडिटर्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज खत्म किया और सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हमने इसमें मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, सेल हम मतलब जो क्वेश्चन के नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया होगा, जो किस तरह एडजस्टमेंट करना है उसी हिसाब से हमने इस एसेट्स को बेचना है। जब हम एसेट को बेचेंगे तो हमें कैश आएगा, पैसा आएगा, इनकम आएगा। इनकम आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया प्लस। ठीक है ना, क्रेडिट साइड में जितना भी पैसा आएगा और इनकम एंड गेन्स इस साइड हम उसका एंट्री करते जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में मतलब जो जितना भी अमाउंट होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब जिस तरह हम एसेट को बेच के पैसा रियलाइज करेंगे उसी अमाउंट को हमने यहाँ पे लिखते जाना है। उसी तरह लायबिलिटीज को भी हमने जिस तरह पेमेंट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दिया होगा यहाँ पे एंट्री का पेमेंट करते जाएंगे। पेमेंट करेंगे तो इस साइड आएगा। ठीक है, मगर इन दोनों में मैं एक चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टॉक है। ठीक है, बैलेंस शीट में तो स्टॉक है दिया हुआ, मगर इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के नीचे जो हमें जो मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होता है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं पता है तो यो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो हम इसको उससे पैसा भी हमें नहीं आएगा, वो हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है। मगर लायबिलिटी जितना भी होगा चाहे इंफॉर्मेशन में दिया हो या ना हो हमें उसको पेमेंट करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करते, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।